नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सऊदी अरब के मदीना जा रही बस के डीजल टैंकर से टकराने से 42 भारतीय जायरीन की मौत। रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भविष्य में किसी भी गलत हरकत के लिए आगाह किया। कहा, 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर था। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए की हिरासत में भेजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में फैसला सुना रहा है। और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका से एलपीजी आयात के लिए 1 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब के मदीना में हैदराबाद के उमरा जायरीन को ले जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। बस में 45 यात्री सवार थे। एक रिपोर्ट। ये दुर्घटना भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफरीहाट नाम के स्थान पर हुई। उम्रह पूरा करने के बाद ये बस मक्का से रवाना हुई थी। डीजल टैंकर से टकराते ही बस में तुरंत आग लग गई। जानकारी के अनुसार मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतक हैदराबाद के थे। हादसे में जीवित बचे एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सऊदी अधिकारियों और तेलंगाना सरकार के साथ समन्वय कर रहे हैं। भारतीय दूतावास भी सऊदी हज और उमरा मंत्रालय के साथ संपर्क में है। पीड़ित मदीना के 4 अस्पतालों में है। इन अस्पतालों के नाम है सऊदी जर्मन अस्पताल, किंग फहद अस्पताल, मिकात अस्पताल और प्रिंस सुल्तान सैन्य अस्पताल। भारतीय राजनयिक कर्मचारियों को सहयोग और सहायता के लिए इन चारों स्थानों पर तैनात किया गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरी सहायता कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। हेल्पलाइन नंबर है 800 244 0003 0122 614 093। एक और नंबर है 0126 614 276। एक अन्य नंबर है 055 612 2301। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारी भी सऊदी अरब के अधिकारियों के संपर्क में हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में है तथा ये दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने बताया कि वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों और भारतीय समुदाय के स्वयंसेवकों का एक दल विभिन्न अस्पतालों और घटना स्थलों पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि दूतावास और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी संबंधित परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बस में सवार कई यात्री हैदराबाद के थे। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के विवरण पता लगाने के निर्देश दिए। इस बीच हैदराबाद स्थित राज्य सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके नंबर हैं 917997959754 और 9912919545। दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में भी एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। ये नंबर है 9871999044, 99583222143 और 9643723157। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और उसे प्रायोजित करेंगे, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई। अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा। तो कहने का ये मतलब है पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीजें रुक गई हैं। तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है। आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ का मोह भंग होता जा। सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। सेना प्रमुख ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलत काम किया तो भारतीय सशस्त्र बल पड़ोसी देश को सिखाएंगे कि भारत के साथ कैसे जिम्मेदारी से पेश आना है। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। उमर मोहम्मद नबी के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीर निवासी अली को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने एनआईए की हिरासत में पूछताछ की अर्जी स्वीकार कर ली। एनआईए ने कल अली को गिरफ्तार किया था। हमले में इस्तेमाल की गई कार इसी के नाम पर पंजीकृत थी। उसे दिल्ली में एक व्यापक तलाश अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। एनआईए दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और कई केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है और कई राज्यों में जांच जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई। वर्तमान सरकार की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंत्रिमंडल भंग करने संबंधी एक पत्र सौंपा। एक रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बड़े आयोजन को देखते हुए गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कल एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन के विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। इसके बाद ही एनडीए के विधायक दल के नए नेता की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी जाएगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल भाजपा के नवनिर्वाचित 89 विधायकों की बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होगी। इस बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि इसके बाद एनडीए के 5 घटक दलों की संयुक्त बैठक होगी। गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और अन्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
बैठक के दौरान दिल्ली लाल किला विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में राज्य सरकारों के बीच समन्वय, जल बंटवारे के मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के दूसरे चरण की घोषणा की। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंपनियों के प्रतिनिधियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निजी बीज कंपनियों से बीज उत्पादन क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इससे औसत फसल उपज में वृद्धि होगी और किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित होगा। कृषि मंत्री ने मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस के उद्घाटन पर ये बात कही। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधारों ने बिहार के किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योगों को बड़ी राहत प्रदान की है। ये सुधार आवश्यक क्षेत्रों में कर की दरों को कम करके खरीदारों के लिए वस्तुओं को अधिक किफायती बना रहे हैं और व्यापारियों के मुनाफे को बढ़ा रहे हैं। बिहार के दरभंगा, मधुबनी और पुणे जैसे मखाना उत्पादक जिलों को मखाना आधारित स्नैक्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से बड़ा लाभ मिल रहा है। इसके अलावा राज्य के 9 लाख से अधिक परिवारों का भरण पोषण करने वाले डेयरी क्षेत्र को भी बल मिल रहा है। साथ ही घी, मक्खन और आइसक्रीम जैसे उत्पादों पर अब 5% कर लगाने से इन पदार्थों की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। वहीं शहद और संबंधित उत्पादों पर कर घटाकर 5% करने से मुजफ्फरपुर के आसपास सहकारी समितियों और ग्रामीण आजीविका को भी मजबूती मिल रही है। नए जीएसटी सुधारों का उद्देश्य ग्रामीण आय में वृद्धि, स्थानीय उद्योगों को मजबूती और पूरे बिहार में उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना है। आदित्य के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के बहुचर्चित मामले में फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय परिसर के आसपास बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश रैपिड एक्शन बल और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है। हसीना पर आरोप पिछले साल जुलाई-अगस्त में विद्यार्थियों के नेतृत्व वाले विद्रोह से जुड़े हुए हैं। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका से एलपीजी के आयात के लिए 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये कंपनियां प्रतिवर्ष 22 लाख टन एलपीजी आयात करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को एलपीजी की किफायती दर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसके स्रोतों में विविधता ला रही है। न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले व्यापक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता को मजबूती प्रदान हुए आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों के लिए मुंबई पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक अमृतेश मोहन और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मुख्य महाप्रबंधक गुरु शरण बंसल शामिल होंगे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और विदर्भ में शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी अरब के मदीना जा रही बस के डीजल टैंकर से टकराने से 42 भारतीय जायरीन की मौत। रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भविष्य में किसी भी गलत हरकत के लिए आगाह किया। कहा, 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर था।
दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।